दोस्तों नमस्कार। राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला बड़ा बनता जा रहा है। क्या ये चंदा चोरी का मामला अब मोदी शाह की जोड़ी को यूपी में क्या दिन में तारे दिखा सकता है? क्या इनकी लोकप्रियता अब खतरे में है? क्या इनकी कुर्सी अब खतरे में है? क्योंकि मामला यहां पर आस्था का है। जिस राम मंदिर के नाम पर पूरी सियासत बीजेपी की चलती है, अब उसी राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला इतने बड़े स्तर पर उठ गया है कि अब यहां पर अपनी नाक बचाना मुश्किल हो रहा है। कोई कह रहा है 100 करोड़ की चोरी का मामला है, कोई 200 करोड़, तो कोई 1000 करोड़ की चोरी का मामला बता रहा है। और इस सब चोरी में जो केंद्र बिंदु में एक शख्स आ रहा है, वो है चंपत राय, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं। और चंपत राय किसके द्वारा ये नियुक्त किए गए थे, ये तो सर्वविदित है। हर कोई जानता है कि उनको ऊपर से ही ऑर्डर देकर यहां पर मंदिर का सारा कार्य सौंपा गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की भी इच्छा थी और अमित शाह की भी इच्छा थी। और 2027 में यूपी में चुनाव होने हैं, तो क्या लग रहा है कि चुनावों में नैया डगमगाएगी। और इस पूरे मसले पर अब जो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, वो अब कुछ अपना अलग ही रंग दिखा रहे हैं। खबर है कि कल योगी जी अयोध्या पहुंचेंगे और इस बीच चंपत राय को ये खबर पहुंचाई गई है। खबर ही क्या, ये प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया है कि आपको उस कार्यक्रम में नहीं आना है। बाकायदा चिट्ठी भेजकर बताया गया है कि आपको उस कार्यक्रम में बिल्कुल नहीं आना है और अपने किसी प्रतिनिधि को भेजना है। और किस प्रतिनिधि को भेजेंगे, इसकी जानकारी भी आपको जिला प्रशासन को देनी है। यानी कि ये तो उनको साधारण रूप में फोन करके भी मना किया जा सकता था, लेकिन क्या यहां बात अपमानित करने की है या ये दिखाने की है योगी जी की कि हमारा यहां पर भाई कोई हाथ नहीं है। ये जो मंदिर में चंदा चोरी का मसला है, वो पूरा ऊपर से शायद दिल्ली से ही उसके तार जुड़े हुए हैं। और दिल्ली में मोदी जी की तरफ से जो एक उनके खास अधिकारी हैं, वो मीडिया के बीच जा जाकर स्पष्टीकरण देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि मोदी जी इस पूरे मामले में अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं? और क्या उनकी साख राम मंदिर में चंदा चोरी मामले को लेकर पूरी तरह से प्रभावित हुई है? पूरी तरह से जो उनकी साख है, वो एक तरीके से कहा जाए कि निशाने पर आ गई है। तो आखिर चल क्या रहा है, इस पूरे मसले पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। संतोष पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल पर। संतोष जी, आपका स्वागत है। जी, और अंशु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है और इस मामले के जो तार हैं वो 2014 से जाके जुड़ते हैं, 1989-90 से जाके जुड़ते हैं। और एक बड़ी बैठक पीएमओ में तब हुई थी अंशु जी, जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और एक बड़ा काम तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बल्कि मैं यूं कहूं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम नरेंद्र मोदी ने वही किया था। ये तार वहां तक जाकर जुड़ रहे हैं। अमित शाह पिछले 3 दिनों से चुप है। आज अमित शाह ने अमेरिका के राजदूत से मुलाकात की है। आप इन तारों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। और इस बीच योगी आदित्यनाथ ने कह दिया, चंपत राय का बहिष्कार। चंपत राय न मुझे आसपास चाहिए, न चंपत राय मेरे मंच पर चाहिए, चंपत राय मेरे दूर दूर तक भी दिखना नहीं चाहिए। और ये मैं इसको देहाती भाषा में कह देता हूँ और शहर वाले लोगों की भाषा में कह देता हूँ। भैया, गांव देहात में अगर आपको किसी को न्योता नहीं देना होता है, तो या तो खुद किसी न किसी संदेशा भिजवा देते हैं कि भैया मत आना वहां पर, या फिर आप उसको ढोल नगाड़े बजा के कहोगे नहीं, इस आदमी को नहीं आना है, इस आदमी को नहीं आना है। अभी देखिए, हम सब नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, ये सब सोसाइटी है। 150, 200, 250, 300, 400 फ्लैट की सोसाइटी है। ये भी एक गांव की तरह ही हो गया। अगर आप कोई फंक्शन करते हैं, अगर किसी को नहीं बुलाना चाहते हैं, तो अगर आपकी बातचीत होती है तो फोन कर देते हो, नहीं बातचीत होती है तो संदेशा भिजवा देते हो। अगर कोई सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में लिख दे कि इस शख्स को मेरे इस कार्यक्रम में नहीं आना है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको बुलाना नहीं चाहते हो। इसका मतलब ये होता है कि आप उसको बेइज्जत करना चाहते हो। तो चंपत राय को एक तरह से बेइज्जत किया जा रहा है। अब योगी आदित्यनाथ उनसे दूरी बना रहे हैं, क्योंकि जो एसआईटी बनी थी वो लगातार जांच कर रही है। बहुत सारी चीजें निकलकर निश्चित तौर पर आई होगी। इस बीच विनय कटियार कहते हैं कि सब चोर है, सबको हटा दो। फिर वो अचानक कहते हैं मैं बड़ा खुलासा करूंगा, फिर वो चुप हो जाते हैं। फिर मुरली मनोहर जोशी का उनको फोन जाता है कि आप दिल्ली आइए, कोई सबूत तो होंगे। जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मैं डर रहा हूं। इन सब चीजों के बीच में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को नहीं उतारते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के दिग्गज नेताओं को नहीं उतारते हैं। कल सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो राहुल गांधी के कोटा वाले दौरे पर करने के लिए आए थे, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की असली वजह तो ये होनी चाहिए। और उस पूरी कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं दर्शकों को दो चीज की याद दिलाना चाहूंगा। चंद्रशेखर के जमाने में वो ये चाहते थे कि मैं अयोध्या का मसला सुलझा के जाऊं। तमाम नेताओं को वहां बुलाया गया, उसमें विश्व हिंदू परिषद के नेता भी थे जो आज इस दुनिया में नहीं है। ये तमाम लोग उस समझौते के लगभग उस समझौते पर पहुंच गए थे, अंशु जी। और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था ना, मतलब आज से पहले जब मंदिर बना, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ये उसी समझौते में तय हो गया था चंद्रशेखर वाली बैठक में, कि मंदिर बनेगा और मुस्लिम समाज को मस्जिद बनाने के लिए कहीं जमीन दी जाएगी। फोन घुमाया गया, कहने वाले कहते हैं कि आडवाणी जी को फोन घुमाया गया, आडवाणी जी ने डांट दिया। आडवाणी जी का कद उनसे बड़ा था, उन्होंने कहा हमारी सरकार बनने वाली है और अभी तुम समझौता कर लोगे, राम मंदिर बन जाएगा तो फिर हिंदू क्यों वोट देगा हमें। उन्होंने उस समझौते को होने से रोक दिया और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी कभी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने उसको रोका। अगर वो उसी 90-91 में ये फैसला हो जाता तो शायद ये देश 10 साल आगे होता। लाल कृष्ण आडवाणी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो उसके बाद एक आए नरेंद्र मोदी, वही राम मंदिर के रथ पे घोड़े पे सवार होके उसमें तड़का उन्होंने गुजरात मॉडल का लगाया, विकास का मॉडल का लगाया, लेकिन हिंदुत्व जो था वो की रोल में था। अब देखिए, अडानी का मसला हो या नीट का मसला हो, बाकी करप्शन के मसले हो, ठेका टेंडर इसमें गड़बड़ी का मसला हो, लेकिन नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इस देश के करोड़ों आदमियों, करोड़ों हिंदुओं के मन में ये रच बस गया कि नहीं, अयोध्या में जो दान की चोरी हुई है, जो भगवान राम की अमानत की चोरी की गई है, अगर उसके तार दिल्ली तक जुड़ते हैं तो फिर राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी की पारी खत्म है। आप 300 सोचते रहिए, 400 सोचते रहिए, अगली बार 50 सांसद भी ना मिले। नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं। हिंदू सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपने दान किए हुए पैसे जो उसने भगवान को दान किए, उसमें वो चोरी चकारी, लूट मार, डकैती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब उसका वो केंद्रित किया जा रहा है। और फिर एक बात और मैं याद दिला देता हूं दर्शकों को, ये याद दिलाना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, अंशु जी, और उन्होंने शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद की, पता है सबसे पहला फैसला उन्होंने क्या किया था? लोगों को उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे 40 रुपए, या लोगों को उम्मीद थी कि अध्यादेश ला देंगे राम मंदिर बनाने के लिए, या लोगों की उम्मीद थी कि हिंदुओं के लिए कोई बड़ा फैसला करेंगे। नहीं, उन्होंने पहला अमेंडमेंट अध्यादेश वो लेकर आए। नृपेंद्र मिश्रा, जो मुलायम सिंह की सरकार में मुलायम सिंह के उस समय करीबी अधिकारी हुआ करते थे जब राम सेवकों पर गोली चली थी, वो नृपेंद्र मिश्रा चूंकि ट्राई के चेयरमैन भी बन चुके थे, तो उसमें एक नियम था कि दोबारा से आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं आ सकते, पीएमओ में नहीं आ सकते, तो वो नहीं बन सकते थे क्योंकि वो ट्राई के चेयरपर्सन का वो दायित्व वो निभा चुके थे। तो पहला अध्यादेश जो लाए थे, ये दर्शक गौर से सुने, नरेंद्र मोदी पहला अध्यादेश जो लेकर आए थे, ऑर्डिनेंस अमेंड सेक्शन 5/8 द ट्राई एक्ट TRAI एक्ट 1997, जिसको अमेंड किया ताकि नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री कार्यालय में नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव बनकर रह सके। और जब वो रिटायर हो गए तो उनको नेहरू म्यूजियम की जिम्मेदारी दे दी गई, जहां प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बनाया गया है। और जब वहां से भी उनका दिल भर गया तो उसके बाद उनको बना दिया गया राम मंदिर निर्माण अभियान समिति का मुखिया। अब उनको कंस्ट्रक्शन की कौन सी नॉलेज थी मुझे तो पता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन पर भरोसा कर दिया। अब जब ये पूरा मामला आया, अमित शाह, उन्होंने मोदी के कुछ कार्यक्रमों को रीट्वीट किया है, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री मोदी का साथ देने के लिए वो सामने नहीं आए। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता ये भी सामने नहीं आए। सब कुछ अब चंपत राय पे डालने की कोशिश की जा रही है। तो नृपेंद्र मिश्रा आनंद फानंद में प्रधानमंत्री ने अयोध्या भेजा, मंदिर ट्रस्ट के समिति के लोगों के साथ बैठक की, ये तो निर्माण का काम है ना इनका, लेकिन उस काम में चूंकि प्रधानमंत्री के दूत के तौर पे गए तो वहां पर इन्होंने बैठक की। और जब वहां से वापस आए, कुछ ना कुछ तो इन्होंने रिपोर्ट दी होगी, नहीं तो मोदी खास तौर से कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर जो लगातार बचना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं नृपेंद्र मिश्रा आप जाके बोलिए। और उसके बाद मैं दर्शकों को वो स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन चले जाए NDTV इंडिया, अडानी मीडिया, अडानी साहब का मीडिया है इसलिए अडानी मीडिया कहते हैं, उनकी खबर, राम मंदिर दान चोरी को साठगांठ कहना गलत, SIT जुटा रही सबूत, NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले नृपेंद्र मिश्रा। अब न्यूज 18 हिंदी की खबर, ये अंबानी साहब का
चैनल है, अंबानी साहब का मीडिया समूह है। राम मंदिर दान विवाद के बीच नृपेंद्र मिश्रा का विस्फोटक इंटरव्यू, कथित चोरी से लेकर जमीन खरीद विवाद सब पर बोले। लाइव हिंदुस्तान की खबर तो और दिलचस्प है, मतलब ये तमाम मीडिया समूह से एक एक करके बात कर रहे हैं। कभी देखा बीजेपी में ऐसा कि किसी कंट्रोवर्शियल इश्यू पे बीजेपी का कोई नेता या अधिकारी सामने आ रहा हो और एक एक मीडिया समूह पर जाकर वो बयान दे। लाइव हिंदुस्तान को उन्होंने तो यहां तक बोल दिया कि भक्तों का भरोसा सर्वोपरि है, राम मंदिर में स्वतंत्र सीईओ की नियुक्ति होनी चाहिए। तो आप क्या करने के लिए बैठे थे वहां? चंपत राय को क्यों भेजा गया था वहां? मंदिर ट्रस्ट का जो नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय ने जारी किया था, जिसकी घोषणा, गठन की घोषणा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में की थी। मैं भी उस समय सदन लोकसभा की कार्रवाई को कवर कर रहा था। ये जो ट्रस्ट बनाया गया, ये जो चंपत राय बनाया गया, इन सब लोगों पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं चला सकते थे तो क्यों आपने बिठाया? अब वो कह रहे हैं कि स्वतंत्र सीईओ की नियुक्ति होनी चाहिए। एक मीडिया समूह को इंटरव्यू देते हुए तो कह रहे हैं कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना काम सही से नहीं किया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना काम सही से नहीं किया तो देश के जितने बैंकों की जिम्मेदारी आपने उनको दे रखी है, उन सब बैंकों से तुरंत एसबीआई से जिम्मेदारी ले लीजिए, नहीं तो पता लगे और भी जगह गड़बड़ झाला हो या और जगह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि वहां कोई चंपत राय जैसा व्यक्ति ना हो। जब 2020 में इस ट्रस्ट का गठन किया गया, तब एक बड़े साधु संत महात्मा ने कहा था चंपत राय को इस ट्रस्ट को बनाकर ट्रस्ट को भ्रष्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये पैसे का खेल, लेन देन, ये सब चल रहा है। और चूंकि मैं याद दिला देता हूं दर्शकों को, जब प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी सदन में, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होना था गृह मंत्रालय का। गृह मंत्रालय का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें उन्होंने चंपत राय को नहीं रखा। ऑफ द रिकॉर्ड सरकार की तरफ से बताया गया, उस ऑफ द रिकॉर्ड में मैं भी था, इसलिए वो खुलासा नहीं करूंगा कि किसने बताया। ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताया गया कि विश्व हिंदू परिषद के किसी नेता को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद चंपत राय ने जमीन आसमान सर पर उठा लिया। उसके बाद दिल्ली, नागपुर, मुंबई, महाराष्ट्र, यूपी सब जगह बैठकों का दौर चलता रहा और चंपत राय को एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका दे दी। और चंपत राय अयोध्या पहुंचे तो एक एक करके उन्होंने ट्रस्ट के सभी लोगों को किनारे कर दिया और वो अयोध्या के सर्वेसर्वा बन गए। कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, किसको वीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा, किसको वीआईपी दर्शन मिलेगा, अब उन सबको चंपत राय से संपर्क करना था। अब इसमें विनय कटियार जैसे नेता कह रहे हैं कि मैं गया दर्शन करने के लिए तो मुझसे पास मांग लिया। अरे संघर्ष किया विनय कटियार ने, लाठी डंडे खाए विनय कटियार ने, और चंपत राय के लोग उनसे पास मांग रहे हैं। अब इतना ही नहीं, इस पूरे गड़बड़ झाले को समझिए। ये पैसा गिनने का, रखने का काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसके कहने पर उसको प्राइवेट पार्टी को दिया और प्राइवेट पार्टी ने किसके कहने पर चंपत राय के लोगों को वहां पर नौकरी पर रखा, यहां तक तो सब जांच का विषय है। लेकिन जैसे ही लोगों के दिमाग में ये जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मैं सच बोल दूंगा तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। अब बृजभूषण शरण सिंह तो उनको कौन डरा सकता है भला? देखिए, महिला पहलवान दिल्ली में चीखती रह गई, जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस घसीट के ले गई। वो तो किसी से नहीं डरते, लेकिन वो भी कह रहे हैं, विनय कटियार भी कह रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी की एंट्री हुई है, भागवत साहब परेशान नजर आ रहे हैं। तो फिर ये हुआ कि अब लोगों के मन में एक शंका बैठ रही है कि क्या इसके तार प्रधानमंत्री कार्यालय तक जुड़े हुए हैं, क्या इसके तार गृह मंत्री कार्यालय तक जुड़े हुए हैं, क्या इसके तार दिल्ली दरबार तक आ रहे हैं। और जरा मैं याद दिला दूं कि ये पूरा जो गठन और ट्रस्ट और इन सब की जो बात चल रही थी, तो ज्ञानेश कुमार उस समय एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनकी भूमिका भी बहुत सारी चीजें आ रही है। आजकल वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त है। मैं फिर कह रहा हूं कि इसकी अगर ढंग से जांच हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब उसके बाद योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंच जाते हैं, योगी आदित्यनाथ के पास दूध भेजा जाता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो एग्रेसिवली अब खुला खेल फर्रुखाबादी कर दिया, पूरे देश की जनता में मैसेज दे दिया। अब जांच के बाद तो चंपत राय बाद में साबित होंगे दोषी, लेकिन अब उन्होंने इस ऑर्डर से कि खबरदार मेरे मंच पे आना, वो उन्होंने दोषी एक तरह से लोगों के सामने प्रूव कर दिया है। और प्रधानमंत्री की बचत के लिए नृपेंद्र मिश्रा जी को मैं जानता हूं, बहुत ज्यादा इंटरव्यू देते नहीं है, मीडिया से बड़ी दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अयोध्या गए तो बाइट दिया, वहां से आए तो पता लगा कि नहीं ये मामला सुलझ नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये योगी के कहने पे तो मीडिया से बात कर नहीं रहे, ये चंपत राय के कहने पर तो मीडिया से बात कर नहीं रहे, ये अमित शाह के कहने पर भी मीडिया से बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के कहने पर मीडिया से बात कर रहे हैं। कभी ये ट्रस्ट पर ठीकरा फोड़ते, कभी ये चंपत राय पर ठीकरा फोड़ते, कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ठीकरा फोड़ते, कभी कोई अजीब अजीब से तर्क देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य है कि ये जो छींटे पड़ रहे हैं, ये छींटे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ना पहुंचे, जो अपनी एक छवि बनाए हुए हैं हिंदू हृदय सम्राट की। तो फंसे हुए मोदी
उनको भाजपाइयों पर भरोसा नहीं, उनको भरोसा अब अपने करीबी अधिकारी पर हो रहा है। और ये भाजपाइयों की दिक्कत है, उनको कांग्रेसी जमाने के अधिकारी बड़े अच्छे लगते हैं, उनको सपाई जमाने के अधिकारी बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो नितिन मिश्रा हो, चाहे वो अश्विनी वैष्णव हो, चाहे वो हरदीप सिंह पुरी हो, चाहे वो एस जयशंकर हो। लेकिन इस बार मोदी साहब बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं अंशु जी, ये बात तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल बुरी तरह से फंसते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और खासतौर पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने इससे पूरी तरह से किनारा कर लिया है। ये तो साफ है कि हमेशा जो है मोदी शाह और एक तनाव की स्थिति योगी आदित्यनाथ के बीच हमेशा देखी गई है, पॉलिटिकल ब्लेम गेम को लेकर। जिस तरह से 2024 में यूपी की सीटों को हारे थे, उसको लेकर भी आरोप लगे थे। तो एक अच्छा मौका शायद योगी आदित्यनाथ ने देखा है कि इस पूरे मसले से दूरी दिखाई जाए, और शायद वो है भी नहीं, और दिखाया जाए कि भाई चंपत राय तो दिल्ली के नुमाइंदे हैं और वो वहीं से उनकी नियुक्ति हुई थी। और जिस तरह से नृपेंद्र मिश्रा सफाई दे रहे हैं, तो उससे भी जाहिर है। तो लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की पूरी साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि भाई उद्घाटन उन्होंने किया था मंदिर का, क्रेडिट उन्होंने लिया था। जिस तरह से वो बाल राम का हाथ पकड़ते हुए उनके पोस्टर लगाए गए थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो सारी महिमा मंडन तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का हुआ था, क्रेडिट तो उन्हीं को गया था राम जी को वहां पर लाने का। तो इससे तो वो बच नहीं सकते कि चंदा चोरी में जो सचिव वहां नियुक्त किया गया, उनकी नियुक्ति में भी वहां से तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, और पूरी तरीके से अब योगी जी ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो क्या लग रहा है कि दांव पर अब साख लग गई है, मतलब जो मोदी जी की साख है वो दांव पे लग चुकी है। अब उनकी नैया डगमग है, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर तो पूरे हिंदुत्व का ये एजेंडा चलाया जाता है, हिंदू वोटों को लिया जाता है। और जिस तरह से यूपी में चुनाव है, क्या लग रहा है कि अब मोदी जी के लिए स्थिति बड़ी मुश्किल सी है, कैसे निकलेंगे इससे पार वो? देखिए अंशु जी, 2024 के लोकसभा चुनाव के समय, ये दर्शकों से कहूंगा गौर करें, 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने, मुझे याद जहां तक आ रहा है, शायद इसी अडानी मीडिया पर, एनडीटीवी या पता नहीं किसी मीडिया समूह पे बात करते हुए उन्होंने कहा था कि लोगों को शेयर बाजार में जम के निवेश करना चाहिए, बम्पर मुनाफा होगा रिजल्ट आने के बाद। और उसके बाद लोगों के न जाने कितने लाखों करोड़ रुपए शेयर बाजार में डूब गए। अब लोग उसको तो झेल गए कि ठीक है, वित्तीय स्थिति है, संकट की स्थिति तो है, महंगाई की स्थिति तो है, आर्थिक महासंकट के दौर में तो हम बढ़ रहे हैं, ये तमाम चीजें हम झेलते रहे। मोदी जी जुमले बोलते रहे, जुमले पे जुमले बोलते रहे। अब जब याद आ रहा है कि राम मंदिर का, आधे अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन किया, भगवान राम ने पहली बार उसी समय उनको सजा दे दी, 303 वाली पार्टी को 240 पर लाकर पटक दिया। उसके बाद ये सब लोग कह रहे थे अयोध्या जाओ, अयोध्या जाओ, अयोध्या जाओ। बीजेपी ने बाकायदा एक अभियान चला दिया अपने तमाम जिलाध्यक्षों को, तमाम विधायकों को, मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे इंडिया के तमाम विधायकों को, सांसदों को, नेताओं को, मंत्रियों को, ये लोग भर भर के लोगों को लेके जा रहे थे अयोध्या रामलला के दर्शन करने। और ये जो करोड़ों लोग गए, क्यों उनको वहां पर जुटाया जा रहा था? ये करोड़ों लोग जिस साधन से भी गए हो अंशु जी, जो भगवान राम को चढ़ावा इन्होंने चढ़ाया वो इनके अपने पैसे थे। किसी ने कैश दिया, चढ़ावा चढ़ाया, किसी ने सोना दिया, किसी ने चांदी दिया, किसी ने अलग अलग तरह के आभूषण दिए। वो भगवान राम की आस्था में, भगवान राम में आस्था रखते हुए उन्होंने दिया। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है, ये कहा जा रहा है कि जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती थी तो इनको ज्यादा मौका मिल जाता था। माघ मेले के दौरान ज्यादा लोग गए, क्योंकि जो प्रयागराज गए माघ और कुंभ मेले के दौरान, वो अयोध्या भी चले गए। तो उस समय एक एक दिन में इन्होंने 15-15, 20-20 लाख का गड़बड़ झाला किया। क्यों? क्योंकि भीड़ ज्यादा आ रही थी, पैसा ज्यादा आ रहा था। तो कौन वो लोग थे जो ये अभियान चला रहे थे, जो देश भर के हिंदुओं को कह रहे थे अयोध्या आओ, अयोध्या आओ, अयोध्या आओ? वो अभियान चलाने वाला भी तो दोषी होगा कि कहीं जानबूझकर अभियान तो नहीं किया जा रहा था ताकि इस तरह के बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जाए। और वो शेयर बाजार का नुकसान था। मैं फिर कह रहा हूं, पैसों का करप्शन एक अलग चीज है, ये आस्था में भ्रष्टाचार का मामला आ रहा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर लूं, भाजपाइयों की बात कर लूं, जब जो नेता इनके लिए बोझ लग जाता है, उस नेता को ये किनारे लगा देते। और ये इतिहास इनका बहुत पुराना है। इस भारतीय जनता पार्टी के गठन से पहले भारतीय जनसंघ को सबसे बड़ी जीत कब मिली थी? 1967 के लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत जब मिली थी, तब भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे बलराज मधोक। यही अटल आडवाणी की जोड़ी ने मिलकर बलराज मधोक को किनारे लगा दिया, पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया।
बाद में जनता पार्टी में विलय हुआ, 80 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी चेहरे बने, गांधीवादी समाजवाद, उदारवाद, कई तरह की बातें कही गई। 84 के चुनाव में 2 पर आ गए। अब संघ और भाजपाइयों को लगा कि भैया अटल जी तो सत्ता दिला नहीं सकते, हमें तो सत्ता सुख चाहिए। तो अटल जी को बड़े सलीके से किनारे लगा दिया गया। आडवाणी नेता आए, बनकर आए, फिर राम मंदिर आंदोलन, वो सब चीज चलता रहा। लेकिन जब धीरे धीरे 94-95 जब वो नाम आ गया उनका जयनवाला में, और उन्होंने कहा कि जब तक मैं बरी नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं सांसदी का चुनाव नहीं लड़ूंगा, तब उनको लगा कि भैया ये तो क्या खेल हो गया, सरकार बनेगी नहीं। क्योंकि उनको लग रहा था कि 96 के लोकसभा चुनाव में सरकार बनेगी, क्योंकि जिस तरह का माहौल 2012 से 2014 मनमोहन सिंह की सरकार में करप्शन का लेकर बनाया गया था, उसी तरह का माहौल नरसिम्हा राव की सरकार में आखिरी के 1 डेढ़ साल में बना था। तो इनको लगा कि सत्ता आते आते चली जाएगी। तो इन्होंने उन्हीं लाल कृष्ण आडवाणी से वो झाड़ पोंछ के निकाल के लाए। अटल बिहारी वाजपेयी को बेचारे राजनीतिक व्यवहार में चले गए थे, उनको मना वना के लाए और उनको मंच से ऐलान कर दिया बीजेपी में कि प्रधानमंत्री पद के ये हमारे उम्मीदवार। अब 96 में सबसे बड़ी पार्टी तो बन के उभरी, लेकिन कोई सहयोगी मिला नहीं, 13 दिन में विदाई हो गई। 98 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, फिर एक वोट से 99 में सरकार गिरा दी जयललिता ने, फिर दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए। लेकिन 2002 तक आते आते जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी वो डायलेमा में फंसी हुई, कई तरह के घपले घोटाले, कई तरह की खबरें आ रही थी। अब फिर संघ को लगा कि यार ये अटल बिहारी वाजपेयी तो किसी काम के रहे नहीं, अब ये दोबारा 2004 तो जितवा सकते नहीं। तो 2002 में उनको कहा गया कि लाल कृष्ण आडवाणी को आप प्रधानमंत्री बना दीजिए। टाइम मैगजीन में, अंशु जी, दर्शक चाहे तो जाकर चेक कर ले, टाइम मैगजीन में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ एक बड़ा अपमानजनक लेख लिखवाया गया। कुछ वो नशे में रहने वाला टाइप का, हम पब्लिक लाइफ में बोल नहीं सकते उन शब्दों को। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अपमानजनक लेख लिखवाया गया ताकि वो प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ के लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बना दे। अब अटल बिहारी वाजपेयी तो संघ की क्या बोलते हैं उसको, संघ की नस-नस से वाकिफ थे। तो उन्होंने सीधे आडवाणी जी को घर बुलाया, आडवाणी जी के घर चले गए। और उस समय का मुझे वाकया याद है कि अचानक कई वरिष्ठ पत्रकारों के पास ये फोन गया पीएमओ से, और उन अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहूंगा जिन्होंने फोन किया कि पीएम साहब आडवाणी जी के घर पहुंच रहे। अब वो आडवाणी जी कहते थे, लेकिन अटल जी जो है वो लाल जी कहते थे। अटल जी ने खुद लाल कृष्ण आडवाणी की पत्नी को फोन किया कि मेरा वो सिंधी कड़ी खाने का मन कर रहा है तो बनाओ, मैं आऊंगा। अब लाल कृष्ण आडवाणी को मालूम नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी को जब उस समय कोई बहुत ज्यादा टीवी चैनल तो थे नहीं, लेकिन किसी ने उनसे पूछा कि अरे बीजेपी पीएमओ कवर करने वाले ने, जो पीएमओ भी कवर करते थे और एमएचओ भी कवर करते थे, उनको फोन बुलाया। उस समय बातचीत सुलभ हो जाती थी कि अटल जी आपके घर पे आ रहे हैं तो क्या बात करवाएंगे, कुछ विजुअल उजुअल बनेगा। अब आडवाणी जी को उस समय तक पता नहीं, लेकिन पता लगा बाद में तो दौड़े दौड़े वो भी घर पहुंचे। अब वहां वो सिंधी कड़ी और वो सब होते रहे। अटल जी ने सीधे पूछ लिया कि लाल जी बताइए चाहते क्या है आप। अब थोड़े से लाल कृष्ण आडवाणी जो है ना, वो अंतर्मुखी आदमी थे, मतलब बहुत सारी चीजें वो कह नहीं पाते थे, और जब फैसला लेने की बात आती थी तो थोड़े से झिझक जाते थे। वो एक अलग तरह की वो थी। मोदी साहब भी जब फैसला लेने की बारी आती है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा ट्रम्प साहब के सामने कैसे बैठे हैं, तो इसी तरह की चीज थी। वो बेचारे डिफेंसिव हो गए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, चलिए आप डिप्टी पीएम बन जाइए। अब संघ बेचारे सोच, आरएसएस की सोच धरी की धरी रह गई। लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनको जो लग रहा था वो सच साबित हुआ। 2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई। उसके बाद सोनिया गांधी ने क्या किया, मनमोहन सिंह कैसे प्रधानमंत्री बने, फिर 9 के लोकसभा चुनाव में और अच्छे मतों से कांग्रेस जीती। अब उसी तरह से नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं बोझ बन गए हैं भाजपा के लिए और बिल्कुल। आरएसएस के लिए। 56 इंच का सीना तो गायब हो गया। अमेरिका में नरेंद्र मोदी बगल में, नरेंद्र मोदी को बगल में बिठा के अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि मैं भारत की सुरक्षा करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की हैसियत है कि भारत की सुरक्षा करे? पुतिन से लड़ नहीं पा रहे, चीन के सामने गिड़गिड़ाते हैं, और जो रूस और चीन से न लड़ पाए वो कह रहा है कि भारत की रक्षा करेगा। किससे रक्षा करेगा? हमारी पाकिस्तान से करेगा क्या? तो क्या मोदी के राज में भारत इतना कमजोर हो गया कि पाकिस्तान से भी हम अपने बल पर नहीं लड़ सकते? और दूसरी तरफ ये राम मंदिर के दान में ये घपले घोटाले वाला मामला, मोदी की छवि टूटती जा रही है, और भाजपाइयों और संघियों को लग रहा है कि मोदी अब सत्ता नहीं दिलवा पाएंगे। और मैंने पूरा इतिहास बता दिया कि जो नेता उनको सत्ता नहीं दिला सकता वो उनके काम का नहीं होता। और अब तो सत्ता की आदत इतनी लग गई है कि सत्ता के बिना रह नहीं सकते, सुरक्षा के बिना रह नहीं सकते। मोहन भागवत साहब भी सुरक्षा के बिना रह नहीं सकते। तो फिर मोदी साहब की विदाई की एक तरह से बेला आ गई है, और ये सवाल अब उठ रहा है मोदी के बाद कौन। और जैसे ही ये सवाल जी। हवा में उठा, तुरंत योगी आदित्यनाथ ने चंपत राय से पल्ला झाड़ लिया। अब सीधे फोन करके पल्ला झाड़ते तो लोगों को कैसे पता लगता? उनको तो इस देश के करोड़ों हिंदुओं को बताना था ना कि ना 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 ना, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, ये सब ये लोग कर रहे थे अपना। तो चंपत राय से आधिकारिक तौर पर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, और ये भी नहीं कहा कि आप डीएम को बताइएगा या एसपी को बताइएगा,
उन्होंने कहा कि आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट को उनके सीयूजी नंबर पे फोन करके बताइएगा, पर्सनल पे भी नहीं, सीयूजी नंबर पे फोन करके बताइएगा कि आपका कौन सा प्रतिनिधि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूजा अर्चना के कार्यक्रम के दौरान रहेगा। यानी योगी आदित्यनाथ ने खुला मोर्चा खोल दिया है कि जितनी गलतियां हुई, जितनी गड़बड़ियां हुई, जो भी करप्शन हुआ, जो भी भगवान राम से धोखा किया गया, जो भी हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो ये लोग जाने और इनका काम जाने। और मोदी भी इस बात को समझ रहे थे कि ऐसा होगा, इसलिए उन्होंने पिछले 2-3 दिनों से नृपेंद्र मिश्रा को मैदान में उतार दिया है। जो मीडिया से बात तक करना गवारा नहीं कर समझते थे, वो अब एक्सक्लूसिव पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिए जा रहे हैं तमाम मीडिया हाउसेस को। अंशु जी। जी, लेकिन संतोष जी, सवाल तो उठेंगे ही कि मोदी के बाद कौन, क्योंकि इस मुद्दे ने जो है वो बिल्कुल हिंदुओं की आस्था पे चोट किया है। जिनके नाम पर, भगवान राम के नाम पर जो ये वोट मांगा करते थे, अब उन्हीं की चंदा चोरी हो रही है, तो मोदी जी को इसकी माफी मिलेगी कैसे? और ये सारी जो चीजें हम देख रहे हैं कि एक तरीके से कुछ दिनों में आरएसएस के ऊपर जिस तरह से दबाव पड़ा है, चाहे भले ही अपने बही खाता दिखाने का हो, या फिर जो मोदी योगी और इनकी पॉलिटिक्स रह रहकर उभरती है कि मोदी के बाद कौन, क्या योगी होंगे, ये सारी चीजें लगता है कि अब सतह पे आएंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया है। यहाँ तक कि मथुरा में भी एक महंत ने बात की है कि यहाँ तो भाई राम, ये कृष्ण जन्मभूमि में भी चंदा चोरी की बातें हैं। यहाँ अयोध्या के महंत भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो सब बेईमान है, किसका हम नाम ले, और इनकी बेईमानी का तो हिसाब किताब भगवान श्री राम खुद कर देंगे। तो सारी उंगलियां तो वहीं उठ रही हैं। तो क्या ये एक इस तरीके का माहौल तैयार हो रहा है? और माहौल क्या, मोदी जी की जो एक लोकप्रियता है वो जरूर इससे प्रभावित हो रही है। तो मोदी के बाद अब कौन? और यहाँ पर योगी जी एक माइलेज ले रहे हैं, और आरएसएस का क्या उनको साथ मिलेगा, जो अभी आरएसएस खुद बही खाता दिखाने के जो जाल में उलझा हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि अब बीजेपी के अंदर ही इतनी पॉलिटिक्स और लड़ाई झगड़े अब क्या सतह पर आने वाले हैं? क्या होगा आगे, संक्षेप में? देखिए अंशु जी, एक बात बिल्कुल साफ है, संघ उसी के साथ खड़ा रहेगा जो उनको सत्ता दिलवा पाए। तो सत्ता कौन दिलवा पाएगी? और फिर आप अगर अयोध्या में इतने बदनाम होंगे, और फिर हम इसको चंदा भी नहीं कहते हैं, ये दान जो लोग भगवान को दिए आते हैं और जो जाके वहां के दान पात्र में डाल दिया लोगों ने, वो भगवान राम की अमानत है, वो भगवान राम की संपत्ति है। भगवान को दिए गए दान को लूटने का काम किया गया है। इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा महापाप कुछ हो नहीं सकता। तो जो भी इस मामले में फंसेंगे, तो बीजेपी को फिर ऐसा चेहरा सामने लाना पड़ेगा जो थोड़ा सा हिंदूवादी हो। अब यहाँ पे आज की तारीख में 3 बड़े चेहरे हैं अंशु जी। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, नागपुर भी उनको पसंद करता है, आरएसएस भी उनको पसंद करता है। लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस गुजराती लॉबी को निपटा पाएंगे? ये पूरी की पूरी सफाई कर पाएंगे? दूसरा नाम आता है हेमंता बिस्वा शर्मा। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, वो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, लेकिन इसलिए क्या संघ उनको आगे बढ़ाएगा? और तीसरा नाम आता है योगी आदित्यनाथ, जो किस्मत के धनी माने जाते हैं। जब मनोज सिन्हा का नाम तय हो गया था, जब मनोज सिन्हा के नाम का एक बड़े नेता ने चित्रकूट जाके ऐलान करके फेसबुक पे लिख दिया, मनोज सिन्हा खुद वाराणसी पहुंच गए, गाजीपुर गए, कुलदेवी कुलदेवता की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना आराधना कर रहे थे। अचानक नागपुर में खेल हो गया और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बना दिए गए। और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें वो मनोज सिन्हा साहब के साथ क्या हुआ, अभी वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने हुए हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ किस्मत के धनी माने जाते हैं। जब चारों तरफ से योगी आदित्यनाथ घिरे हुए थे और उनको लग रहा था कि अब उनकी विदाई होगी, तब उनकी विदाई होगी, अचानक तब इस तरह का मामला आता है, राम मंदिर वाला मामला। और इस मामले में पूरे की पूरी तौर से मोदी शाह, गुजराती लॉबी, चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद, ये सब लपेटे में फंसते हुए नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी एक क्लीन इमेज बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब ये लड़ाई होगी तो जाहिर सी बात है, होड़ होगी योगी आदित्यनाथ में। योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और हेमंता बिस्वा शर्मा। आरएसएस में फिर दोहरा रहा हूं, उसी का साथ देगा जो उनको सत्ता में ला सके। और अब कहीं ऐसा ना हो कि अगले 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में कोई योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई बड़ी खबर आ जाए ताकि उनको काउंटर किया जा सके, उनको रोका जा सके। लेकिन मैं इसको सिर्फ इस नजरिए से कहता हूं कि भगवान जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। इनकी आपसी लड़ाई में ही कम से कम सच तो सामने आ रहा है कि इन्होंने इस देश की क्या हालत कर दी है। और अब तो राम मंदिर में भी
क्योंकि ये महापाप है और इस महापाप का खामियाजा दंड तो भुगतना पड़ेगा। अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री मोदी के बाद, ये निश्चित तौर पर ये रेस अब शुरू होगी, लेकिन इसमें शह मात का भी खेल शुरू होगा। आप ये समझ लीजिए कि जितने दावेदार हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ निकल कर आना शुरू होगा। 2012 का दौर याद दिला दूं, नितिन गडकरी को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल मिलना था। भारतीय जनता पार्टी का संविधान ये कहता था कि एक व्यक्ति को लगातार दूसरी बार अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। हरियाणा में पार्टी की बैठक बुलाई गई, उस संविधान को बदल दिया गया और जिस दिन नितिन गडकरी लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे, क्योंकि वही प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन जाते फिर, तो अचानक कहीं से इस देश के कुछ टीवी चैनलों पे पूर्ति का मामला चलने लग गया। बाद में नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे बहुत बाद में पता लगा कि मेरे इस मामले को किसने आगे बढ़ाया, लेकिन बाद में कुछ निकला नहीं। कोई नितिन गडकरी को कोई सजा तो हुई नहीं, नितिन गडकरी के खिलाफ कुछ मामला तो बना नहीं, तो उस मामले को सिर्फ इसलिए उठाया गया था ताकि नितिन गडकरी के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावनाओं पर एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया जाए। तो अगर अगले कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ जाए, तो हमें, आपको और हमारे दर्शकों को आश्चर्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए अंशु जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब उसी तरह की राजनीति में उतर गई। देखना होगा कि अब राम के नाम पर और क्या क्या होता है। जो राम का नाम इनको सत्ता में लेकर आया, इनको बुलंदियों तक पहुंचा दिया, क्या वही राम का नाम इनकी विदाई भी सुनिश्चित करेगा? क्योंकि ये तो आस्था के साथ खिलवाड़ है। जो इनका कोर वोटर है, हिंदू वोटर, वो सब कुछ माफ कर सकता है, लेकिन भगवान राम के मंदिर में महाचोरी, ये वो माफ नहीं करेगा। तो क्या भगवान राम से ही इनकी विदाई भी होगी? क्या वहीं से इनका न्याय होगा? ये आने वाले समय में हम देखेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आपको ये चर्चा कैसी लगी, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमको बताइएगा। और आपने अभी तक ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।